प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर। आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से है। ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या की चौथी बरसी पर उनकी कब्र के पास से दो शक्तिशाली बम विस्फोट में कम से कम 73 लोग मारे गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों की तादाद और ज़्यादा बढ़ सकती है। कासिम सुलेमानी ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के सर्वोच्च कमांडर थे। सुलेमानी इराक की राजधानी बगदाद में 3 जनवरी 2020 को अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए थे। ईरान के सरकारी प्रसारक इरीब ने कहा है कि दक्षिणी शहर करमान में साहिब अल जमाल मस्जिद के पास एक जुलूस में हुए विस्फोट में 60 अन्य लोग घायल हो गए। इरीब की रिपोर्ट में करमन के डिप्टी गवर्नर का हवाला देते हुए कहा गया है कि यह एक आतंकवादी हमला था। ऑनलाइन प्रसारित एक वीडियो में सड़क पर कई शव दिखाई दे रहे हैं। 2020 में पड़ोसी इराक में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए जनरल सुलेमानी की याद में एक समारोह के हिस्से के रूप में बुधवार को सैकड़ों लोग कथित तौर पर कब्र की ओर जा रहे थे। सुलेमानी को ईरान में सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के बाद सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में देखा जाता था। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की विदेशी ऑपरेशन शाखा कुद्स फोर्स के कमांडर के रूप में वो पूरे क्षेत्र में ईरानी नीति के वास्तुकार थे। वो कुद्स फोर्स के गुप्त मिशनों और हमास और हिजबुल्लाह सहित सहयोगी सरकारों और सशस्त्र समूहों को मार्गदर्शन, धन, हथियार, खुफिया और असद सहायता के प्रभारी थे। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुलेमानी की हत्या का आदेश दिया था। उन्होंने सुलेमानी को दुनिया में कहीं भी नंबर 1 आतंकवादी बताया था। ये हम गाज़ा पट्टी के बारे में बात करें। गाज़ा पट्टी में जंग शुरू होने के बाद लाल सागर में यमन के हुती विद्रोहियों ने इसराइल के जहाज़ों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। लाल सागर में इसराइल से जुड़े जहाज़ों पर हमले हुए तो अमेरिका ने इस मुद्दे पर दुनिया के बड़े देशों को एक मंच पर लाने की कोशिश की। अमेरिका की ओर से लाल सागर में जहाज़ों को सुरक्षा देने के लिए एक मल्टीनेशनल टास्क फोर्स बनाने का ऐलान कर दिया गया। इसे ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन नाम दिया गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन ने लाल सागर में जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही में सहायता के लिए 19 दिसंबर को ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन की घोषणा की थी। इस घोषणा के करीब 15 दिन बाद भी अमेरिका के कई अहम सहयोगियों ने इसमें शामिल होने से कन्नी काट रखी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अमेरिका की नाराज़गी लेकर भी क्यों उसके कई खास सहयोगी इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। अमेरिका ने लाल सागर में ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन का ऐलान करने के बाद बताया गया कि 9 देश इस ऑपरेशन में शामिल हो रहे हैं। इनमें अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशल्स और स्पेन शामिल हैं। खास बात यह है कि इस सूची से अमेरिका के अहम साझेदार जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान और सऊदी अरब गायब हैं। पश्चिमी एशिया से बहरीन एकमात्र देश है जो इस ऑपरेशन में शामिल हुआ है। अमेरिकी अधिकारियों ने यह भी कहा है कि 20 से अधिक देश इस ऑपरेशन में शामिल हो चुके हैं, लेकिन वे सार्वजनिक रूप से खुद को भागीदार घोषित करने के इच्छुक नहीं है। अमेरिका के अरब साझेदारों के इस ऑपरेशन से कन्नी काटने की अहम वजह फिलिस्तीन में चल रही लड़ाई भी है। 1948 में इसराइल के निर्माण के बाद से अरब देशों ने इसके सैद्धांतिक विरोध का दावा किया है और फिलिस्तीन के मुद्दे का समर्थन किया है। भले ही कई अरब देशों के इसराइल के साथ संबंध हैं, लेकिन गाज़ा में जिस तरह से इसराइल की कार्रवाई के मानवाधिकार के नज़रिए से विश्व स्तर पर निंदा हो रही है, उसे देखते हुए वो इसराइल के पक्ष में नहीं दिख सकते हैं। संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर, कुवैत, मिस्र और मोरक्को ने इसराइल के हमलों की खुलकर निंदा की है। हूथियों के खिलाफ बन रहे इस ग्रुप में शामिल होने पर निश्चित रूप से इन देशों को उनके पूर्व रुख पर आलोचना का सामना करना पड़ेगा। इन सरकारों को आम लोगों के गुस्से का भी सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका के खास सहयोगी सऊदी अरब की बात की जाए तो सऊदी ने लंबे समय तक यमन में हूती विद्रोही ताकतों का समर्थन किया और लंबी लड़ाई लड़ी है। अब जबकि हूतियों ने यमन के ज़्यादातर हिस्से पर कब्जा कर लिया है, तो सऊदी अरब फिर से उनसे उलझने को तैयार नहीं है। वह बातचीत से मामला का हल चाहता है और शांति वार्ता में भाग ले रहा है। अरब देशों के अलावा दूसरे देशों में भी इस मिशन में पूरी तरह से शामिल होने को लेकर अनिच्छा है। स्पेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हम लाल सागर ऑपरेशन में एक तरफा भाग नहीं लेंगे। इतालवी जहाज मालिकों के विशेष अनुरोध पर नौसेना फ्रिगेट वर्जीनियो फासन को लाल सागर में भेज रहा है, लेकिन वो ऑपरेशन के तहत नहीं किया जा रहा है। नीदरलैंड ने कहा कि वह 2 स्टाफ अधिकारी भेजेगा और नॉर्वे वह 10 नौसेना अधिकारी बहरीन भेजेगा। डेनमार्क ने कहा कि उसकी भागीदारी एक अधिकारी को भेजने के रूप में होगी। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि वह कोई जहाज या विमान नहीं भेजेगा, बल्कि संयुक्त समुद्री बलों CMF में
अपना योगदान 3 गुना कर देगा। यह एक बहु नौसेना कार्यबल है जिसमें 39 सदस्य हैं, जिनमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, ब्राज़ील, कनाडा, मिस्र, फ्रांस, जर्मनी, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यमन शामिल हैं। यानी अरब देशों के अलावा जिन देशों ने इसमें शामिल होने की हामी भरी है वो सिर्फ औपचारिकता भर की है। इसकी एक वजह यह कि हूथियों ने इसराइल के अलावा दूसरे देशों के जहाज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाने की बात कही है। ऐसे में हूथियों के खिलाफ संघर्ष में शामिल होकर ये देश अपने लिए लाल सागर के रास्ते को बंद करने का जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। आइए हम श्रीलंका के बारे में कुछ बात करें। श्रीलंका ने चीन के जासूसी जहाज़ों की एंट्री पर 1 साल के लिए रोक लगा दी है। श्रीलंका के इस फैसले को भारत के हिंद महासागर क्षेत्र में बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। पिछले 2 साल के दौरान चीन के 2 बड़े जासूसी जहाज़ों ने श्रीलंका के हम्बनटोटा, कोलंबो बंदरगाहों पर लंगर डाला था। कोलंबो के डिफेंस स्टाफ कॉलेज के अटॉर्नी इंदिका परेरा का कहना है कि चीन के जासूसी जहाज़ों की श्रीलंका में आवाजाही और लंगर डालने के बारे में भारत कई बार विरोध दर्ज करा चुका है। अमेरिका ने भी श्रीलंका को चेताया था। परेरा के अनुसार श्रीलंका ने भारत और अमेरिका की तरफ से कड़ी आपत्ति दर्ज कराने के बाद चीन के जहाज़ों पर रोक का कदम उठाया है। चीन का जासूसी जहाज़ सियांग सेंग होंग 3 इस महीने के अंत में श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह में आने वाला था। चीन के जासूसी जहाज़ हिंद महासागर की मैपिंग के लिए श्रीलंका में लंगर डालते हैं। श्रीलंका के दक्षिण में हिंद महासागर के अथाह विस्तार में पेट्रोलियम, गैस और मिनरल के भंडार हैं। चीन इनका डेटा जमा करता है। जहाज़ों से डेटा सेटेलाइट के जरिए चीन पहुंचता है। वहां से डेटा को प्रोसेस करके नेवी को दिया जाता है। चीन का पूर्वी क्षेत्र प्रशांत महासागर में खुलता है। शेष चीन का 70% हिस्सा लैंडलॉक है। हिंद महासागर के व्यापारिक और सामरिक क्षेत्र में चीन का गेम प्लान श्रीलंका और पाकिस्तान के ग्वादर के जरिए समुद्र में पहुंच बढ़ाना है। 2023 में चीन के 25 जासूसी शिप ने हिंद महासागर में लंगर डाले थे। थिंक टैंक का कहना है कि ये राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे का चुनावी साल में भारत अमेरिका को साधने का बड़ा दाव है। संभावना है कि वे अन्य देशों के जासूसी जहाज़ों की एंट्री पर भी बैन लगा दें, जिससे श्रीलंका को चीन की नाराजगी भी न झेलनी पड़े। चीन का सियांग सेंग होंग 3 जहाज़ इसी महीने श्रीलंका पहुंचने वाला था। ये जहाज़ 2021 में इंडोनेशिया में अपनी लोकेशन को ऑफ कर चीन की सेना को डेटा भेजते पकड़ा गया था। श्रीलंका के सामरिक विशेषज्ञों का कहना है कि चीन के जासूसी जहाज़ों के बार बार आने के 2 मंसूबे हैं। भविष्य के समुद्री युद्ध के लिए अपनी पनडुब्बियों, सबमरीन के लिए समुद्र तल सीबेड के नक्शे तैयार करना और समुद्री खनिजों की पड़ताल करना। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।